बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज से मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य समारोह प्रारंभ होने जा रहा है। इस बार ये नृत्य समारोह 50वां अपना वर्षगांठ मना रहा है। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस समारोह को और भी ज़्यादा भव्य और शानदार बनाया जा रहा है, जिसके चलते पूरे खजुराहो को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अगर खजुराहो नृत्य समारोह की बात की जाए तो इसमें देश भर के शास्त्रीय नृत्य कलाकार यहाँ पर अपने अपने डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। बेहतरीन तरीके से पूरी संस्कृति को समावेश करने का ये एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे सारे कलाकारों को दिया जाता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर भरतनाट्यम, ओडिसी के अलावा जितने भी हमारे सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य हैं उसे परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा आज के दिन यानी कि पहले दिन ही इस समारोह में कथक नृत्य के 1500 से ज़्यादा कलाकारों द्वारा सामूहिक नृत्य कथक कुंभ प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो आज से एक बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार कार्यक्रम मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज की तिथि और आज का वार। विक्रम संवत 2080 माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 फरवरी 2024 और आज का दिन है मंगलवार। और अब जान लेते हैं आज का सुविचार। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। यानी कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को समझना है तो हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा, और अगर हमें कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ जान लेते हैं कि आज 20 फरवरी का इतिहास क्या कहता है। 1947 में 20 फरवरी के दिन ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आज़ादी देने के बारे में घोषणा की थी। 2009 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 2008 में 20 फरवरी के दिन ही अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार बाराक ओबामा ने अपनी 9वीं जीत दर्ज की थी। 1999 में 20 फरवरी के दिन ही दूरदर्शन पर खेल चैनल शुरू किया गया था। 1999 में आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की थी। और 1987 में 20 फरवरी के दिन ही अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भारत के 23वें और 24वें राज्य बने थे। और 1986 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया था। इसी के साथ अब हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और चूंकि बात चल रही है कला की, खजुराहो में जो है कला को स्थापित करने के लिए, कला को और आगे बढ़ाने के लिए इतना भव्य जो समारोह है, 7 दिवसीय समारोह है, उसकी शुरुआत की गई है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो भी एक खास कला के धनी हैं, जो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं। तो अब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कराऊंगी आपका और सीधे लिए चलती हूँ आपको हमारे मेहमानों की तरफ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है चौधरी मदन मोहन समर सर, जो सहायक पुलिस आयुक्त के साथ साथ वरिष्ठ साहित्यकार भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद हैं कुमार चंदन जी, जो गीतकार हैं और कवि हैं, BHEL में कार्यरत भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सर, आप ही से शुरू करूंगी। चूँकि खजुराहो में जिस तरह से कला को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, समारोह रखा गया है, तो क्यों ना कुछ आपकी 2 पंक्तियों के साथ हम शुरू करें। देखिए, खजुराहो महोत्सव जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक महोत्सव है। और कला महोत्सव होने के कारण इसकी जो छटा है वो बिल्कुल बासंती छटा की तरह है। जो नृत्य और संगीत भारतीय समाज में, भारतीय मन में जिस तरह से समाया हुआ है, मतलब हमारी तो उपासना ही संगीत से होती है और कला से होती है। तो ये महोत्सव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार बना रहे। अगर हम इस पे कुछ बोलें तो परिवार के रूप में हम इसको कैसे लेते हैं कि शगुन मुहूर्त पोथी पत्री चालें सभी सितारों की, रहे बाँचते हरदम हरकत पल पल के अभिसारों की, राहु द्वारे कहीं नहीं था ना केतु का दंश कहीं, सारे शुभ एकत्र हुए थे अपशगुनों का अंश नहीं। क्या बात तो है, क्या बात है। ये
हमारे उत्सव हैं, ये हमें प्रसन्नता देते हैं, प्रफुल्लता देते हैं। और उन्हीं में से एक खजुराहो महोत्सव, जो इतिहास की एक धरोहर है खजुराहो, बिल्कुल। और जो एक ज्ञान का स्थान है, तो वहाँ पर ये महोत्सव हो रहा है और सभी उत्साहित हैं। बिल्कुल। कुमार चंदन जी, अगर आपसे मैं कहूँ कि कुछ दो पंक्ति आप हमें सुनाएं। जी जी। सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को राम राम कहना चाहूँगा। और निश्चित रूप से भारत में जो कला है केवल मनोरंजन नहीं, बिल्कुल परंपरा, एक संस्कार है। और इन्हीं संस्कारों को सहेजते हुए ये खजुराहो महोत्सव अपना स्वर्ण जयंती मना रहा है। और इस अवसर पर मैं दूरदर्शन की तरफ से, अपने तरफ से मैं समस्त भारतवासी और समस्त विश्व के सभी लोगों को एक आमंत्रण भी दूंगा और स्वागत भी करूंगा। 4 पंक्तियां आप लोग सुनिएगा कि घुंघरू की छन छन, पैरों की थप थप, नाचने गाने का शुभ अवसर आ गया। घुंघरू की छन छन, पैरों की थप थप, नाचने गाने का शुभ अवसर आ गया। चूड़ियों की खनन खनन सुनकर सुध खो जाने का शुभ अवसर आ गया। ओडिसी कथक मोहिनी अट्टम शैली पे, ओडिसी कथक ये शैलियां हैं अपने भारत में जिसके ऊपर नृत्य होता है, कि ओडिसी कथक मोहिनी अट्टम शैलियों पे धूम मचाने का शुभ अवसर आ गया। कला संस्कृति पहचान अपनी है, कला संस्कृति पहचान अपनी है, पूरे विश्व पे छाने का शुभ अवसर आ गया है। तो आप भी जाइए इस महोत्सव में, और निश्चित रूप से जब आप जाएंगे तो आप कह उठेंगे, वाह क्या बात है। बिल्कुल, क्या बात है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये हमारा जो कार्यक्रम है वो लाइव फोन इन है, यानी कि आप हमारे जो अतिथि हैं उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनकी जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। नंबर है 0755 266 0049 और टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। तो आगे बढ़ते हैं और सर आपके पास आऊँगी, चौधरी मदन मोहन सर। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी संस्कृति अपने आप में संजोए हुए हैं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से मध्य प्रदेश के परिवेश में जो कला है वो समाई हुई है? देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश का भूगोल देखेंगे तो मालवा की गणगौर हो, निमाड़ है, बुंदेलखंड की राई है, बुंदेलखंड की अपनी मीठी एक आवाज़ है, भोपाल क्षेत्र जो है उसकी अपनी कला है, जिसमें अगर हम स्थापत्य के रूप में देखें तो भोजपुर का विशाल मंदिर है। तो मध्य प्रदेश में विविध रंगी कलाओं का एक संगम है। चाहे आप ग्वालियर में चले जाएं तो चंबल संभाग में चले जाएं तो वहाँ तानसेन हैं। आप अगर फिर पुनः मालवा निमाड़ की तरफ अगर मांडव में जाते हैं तो रानी रूपमती बाज बहादुर हैं। आप नृत्य देख लीजिए, तरह तरह के वहाँ यहाँ पर नृत्य मौजूद मिलेंगे। तो पूरा भारत सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कला के क्षेत्र में अपना पूरा एक संयुक्त रूप रखता है। ये मध्य प्रदेश का जो स्वरूप है वो कला के क्षेत्र में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं, तानसेन समारोह होता है, खजुराहो महोत्सव होता है, और नदी महोत्सव हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने शुरू किए हैं। संस्कृति विभाग के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं नदी महोत्सव के रूप में, और 3-3 दिन के वो कार्यक्रम होते हैं। तो ये जनमानस के अंदर हमारी कला और संस्कृति को जीवित रखने के लिए और उनको जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत अच्छा प्रकल्प है जो लगातार जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप इस पे कुछ बोलना चाहें तो। जी, निश्चित रूप से मैं तो मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। अच्छा। बलिया जिले में। हाँ। और मैं 2011 में BHEL में आया। तो चूंकि होता है कि अपन दूसरे प्रदेश से आके किसी प्रदेश में आते हैं तो मुझे यहाँ का जो वातावरण जो है, यहाँ का परिवेश है, इतना सुंदर लग गया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं तैयारी करके और दूसरे नौकरी के लिए दूसरी जगह में, मेरे को भोपाल और मध्य प्रदेश इतना अच्छा लगा कि मैं रिटायरमेंट भी यहीं से लूंगा। ऐसा मेरा मतलब विचार है। और ऐसा मैं सोचता हूँ।
और बहुत ही अच्छा लगता है। भोपाल में सर ने जैसे बताया, पूरा मध्य प्रदेश के बारे में बताया सर ने। भोपाल की तो मतलब ऐसा रहता है कि मैंने एक पंक्तियाँ लिखी थी कि दिल्ली देहरादून बनारस, हाँ। दिल्ली देहरादून बनारस गोवा नैनीताल, हाँ। भूल सभी को जाओगे तुम आओ तो भोपाल। क्या बात है, क्या तो बात है। ये पंक्तियां तभी निकलती हैं जब हमें वो परिवेश अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। तो निश्चित रूप से मेरे लिए भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि भोपाल को और विकसित करना चाहिए, और पर्यटन के क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश को और मेहनत करने की जरूरत है। और हम तो कहते हैं कि देश का केंद्र बने मध्य प्रदेश, और चूंकि हृदय प्रदेश तो है ही है ही है। है, और पर्यटन का केंद्र बने, यही मेरी जो आकांक्षा है, अभिलाषा है। बिल्कुल। अगर मदन मोहन सर आपकी तरफ बढ़ती और अगर आपके अब जीवन के बारे में मैं जानना चाहूँ तो, क्योंकि आप सहायक पुलिस आयुक्त हैं भोपाल में और साथ में आप वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, तो ये दो जो डिफरेंट प्रोफेशन हैं उनको आप कैसे मैनेज करके चलते हैं, और ये कैसे इंटरेस्ट आया कि एक जगह तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है और एक जगह आप उतने ही सॉफ्ट और उतने ही ज़्यादा बहुत ही लीनियंट होके चलते हैं अपने लाइफ में? नेहा जी, ये जो प्रश्न है ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि पुलिस की नौकरी बड़ी सख्त होती है और साहित्य बड़ा कोमल होता है। हाँ। तो एक तरफ सख्त और एक तरफ कोमल। हाँ। असल में मैं अपने विचार से अगर इसे सोचता हूँ तो मैंने इसको जो स्वरूप दिया है वो मेरी एक कल्पना के अंदर था। एक बार इसी तरह मुझसे इंटरव्यू किया जा रहा था तो अचानक ये बात निकली। पुलिस जो है वो एक कठिन कविता है। जिस तरह से कविता की अपनी लय होती है, छंद होता है, उसका विधान होता है, उसका अनुशासन होता है, तो पुलिस का कार्य एक कठिन कविता के अनुसार है। आप जितना स्वयं को अनुशासित करेंगे, जितना आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जितना आप ग्रास रूट तक लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही लय ताल छंदबद्धता आपके अंदर आती जाएगी और आप मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में स्थापित हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। अब कविता, तो कविता जो है वो एक सौम्य पुलिस है। पुलिस का कार्य समाज के अंदर लोगों को सुरक्षा देना और उन लोगों को जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज बनकर सामने आना है, उनकी सुरक्षा करना है। तो कविता का काम क्या? कविता का काम भी यही है। तो कविता जो है वो एक सौम्य पुलिस की भांति है जो अपने अनुशासन के अंदर समाज को अपने उत्तरदायित्व का बोध कराती है, उनके कर्तव्यों का बोध कराती है और उनकी समस्याओं को उठाकर उनके समाधान का प्रयास करती है। तो ये दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये एक साम्य स्थापित होता है। हाँ। तो जीवन में बस यही है। इन लगभग मेरी 36 साल की पुलिस की सेवाएं हैं, तो इसमें मुझे यही लगा कि मैं जितना नीचे ग्रास रूट तक लोगों तक जा सकूं और लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुन सकूं, उनका समाधान कर सकूं, तो आपके जीवन में अगर आप लेश मात्र भी किसी का भला कर सकते हैं, किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, तो वो सफलता है। तो कवि का भी यही काम है और पुलिस का भी यही काम है। तो दोनों का सामंजस्य इसी प्रकार होता है और उसी समावेश के साथ अब आप आगे चढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बस अब ये एक खिली हुई कली के रूप में पुलिस में आए, पूरी तरह से पाखुरियाँ खोली, बड़े, और अब लगभग समापन की ओर हैं। एक डेढ़ वर्ष का कार्यकाल मेरा और है अभी बाकी, और उसमें यही प्रयास रहेगा कि मैं जितना जनता से या जो भी मेरे पास आता है उसकी समस्या का समाधान कर सकूं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। क्या बात है सर, बिल्कुल। अगर चंदन जी आपके पास आऊँ और अगर आपके बारे में जानना चाहूँ तो ये दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आपकी कैसे मिली? देखिए सही बात है। निश्चित रूप से क्या, मैं BHEL में जो है एक इंजीनियरिंग कंपनी है, तो वहाँ पे देखा जाए तो मशीनों के बीच में काम करना पड़ता है। हाँ। मशीनों और तेज़ आवाज़ें होती हैं। तो क्या है, मतलब लोग बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, लोग बोलते हैं कि मतलब ये तुम जो है इतनी तेज़ आवाज़ों में से कविताएं कहाँ से निकाल लेते हो। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि देखिए ये सृजन जो हर व्यक्ति के अंदर जो है ना, ये लेखक एक छिपा होता है। हाँ। अब उसको बाहर कैसे लाना है, कब लाना है, एक परिस्थितियां तय करती हैं। तो मेरे साथ चूंकि ये घटना हुई कि मेरी जब शादी हुई तो मैं ससुराल में जब गया तो मेरे घर में वहाँ पे मतलब वाइफ के घर में जो है बहुत सारी ट्रॉफियाँ सजी हुई थी। हाँ। तो मैं ट्रॉफियों को देखा तो मैंने बोला, मेरे अंदर बोला कि ये किसकी हैं, हो सकती है किसकी। तो बाद में पता चला कि वो पत्नी जी की सारी ट्रॉफियाँ थी। अच्छा। तो वहाँ से एक लालसा ये हुई कि मैं
भी कुछ सम्मान अर्जित करूं। तो सम्मान अर्जित करने के क्रम में जो है मैं लेखन क्षेत्र में आया, क्योंकि मैं जो कर सकता था लेखन क्षेत्र में आया और प्रतियोगिताओं में भाग लेना ये सब, और ट्रॉफियाँ जो है आने लगी घर में 1 2 3 करके, ऐसे करके मैं अभी फिलहाल में जो है एक साहित्य का एक छोटा सा पुष्प हूँ और एक विद्यार्थी कहूँगा मैं अपने आप को, जो लिखने के लिए आतुर रहता है और कुछ सीखने के लिए। और हमारे स्टूडियो में आदरणीय मदन मोहन समर सर बैठे हुए हैं, इनका भी सानिध्य मुझे समय समय पर प्राप्त होता रहता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब हर व्यक्ति के एक मोड़ आता है जहाँ पे वो अपने आप को विस्तार करता है। तो मेरे समय वो एक केंद्र आया था कि मैं वहाँ से अपने आप को विस्तार करूँ। मैंने ये क्षेत्र, और दूसरी चीज़ ये कि मेरे घर में मेरी दूसरी जो बेटी हुई, तो लिखने का क्रम जो है ना और बढ़ गया और मैं मंचों पे भी जाने लगा। और सर ने भी मेरे को 1 2 बार बुलाया है और अभी कम से कम 20-25 टेलीविजन चैनल पे मैं जा चुका हूँ। और अभी हाल फिलहाल में वाह भाई वाह जो देश का बड़ा शो है, आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर उसकी एंकरिंग करते हैं, उसमें मैं गया था, अभी पिछले साल गया था, 1 साल हो गया। और बाकी सबका प्रेम मिल रहा है और लिखता जा रहा हूँ। मेरी पुस्तक भी आपके सामने है, बिल्कुल, ये गीत के गंतव्य में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, और मैं कुछ पंक्तियाँ भी इस अवसर पर प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर लेखक बनना चाह रहा है या साहित्य से जुड़ना चाह रहा है, सबसे पहले अपने परिवार से जुड़िए। अच्छा। क्योंकि अगर आप परिवार से जुड़ के रहोगे तो आप निश्चित रूप से उस हर क्षेत्र में आगे काम करोगे। तो मैं परिवार के लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जो रिश्तों में प्यार जोड़ कर रखते हैं, वो घर की हर दीवार जोड़ कर रखते हैं, हो जीवन पथ पर वही विश्व विजेता है, हो जीवन पथ पर वही विश्व विजेता है, वो जो अपना परिवार जोड़ कर रखते हैं। भाई वाह, क्या बात है, भाई वाह, वो जो अपना परिवार जोड़ कर रखते हैं। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है सर। अगर मदन मोहन जी आपसे मैं कहूँ कि आप भी अपनी कुछ पंक्तियाँ हमें सुनाएं। मैंने मंच पर तो मैं नेहा जी वीररस के कवि के रूप में अपनी जो भी मेरी छोटी मोटी पहचान है वो वीररस के कवि के रूप में, लेकिन साहित्य का मतलब ये होता है कि आप हर रस में लिखें, प्रकृति पर भी लिखें, आप जीवन के उस पर भी, मर्म पर भी लिखें। तो खैर जो पहचान है मैं उस हिसाब से एक थोड़ा सा कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ कि जो नहीं रुका बढ़ता जाता है, पग पग पर दृढ़ता की छोड़ छाप, फिर चलता है जग युग युग तक उसके हर पग को नाप नाप। क्या बात है। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो अपनी धुन के मतवाले हैं, गति का वेग और बढ़ जाता है जब पड़ते पैरों में छाले हैं, जिनकी आंखों में शिखर बसा उसका पथ पथरीला दुर्गम है, जिसने भी उड़कर गगन छुआ उसका हर दृश्य विहंगम है, उसका हर दृश्य विहंगम है। तो जीवन में अगर आपको उड़ना है, आपको कुछ पाना है, विहंगम दृश्य लेना है, तो आपको गगन में उड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जीवन का एक सार होता है। बहुत ही सुंदर आपने लिखा है और आई गेस जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पे एक ये संदेश के रूप में भी जा रहा है कि अगर आगे बढ़ना है तो उड़ना पड़ेगा, रुकेंगे तो शायद पीछे ही रह जाएंगे शायद, या फिर ठहर जाएंगे। सर चूंकि आपने 5 किताबें भी लिखी हैं, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपने वर्ल्ड लेवल पर हमें प्रेजेंट किया है, तो उस बारे में मैं जानना चाहूँगी कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई, पहली किताब आपने आपकी कैसे और कब लिखी थी और उसका उद्देश्य क्या था, कैसे वो आइडिया आया था आपको? नेहा जी, एक्चुअल जैसे कहा जाता है ना कि जो सरस्वती होती है वो जन्म से आपके दिल में, दिमाग में वो विराजित होती है। तो मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था और उस समय मैंने पहली कविता लिखी थी, शायद 9वीं या 10वीं में पढ़ता था। और 16 साल की उम्र में मैं मंच पर आ गया था, जिसमें वरिष्ठ कवियत्री इंदिरा इंदु भी शामिल थी उस समय की। तो मैं उस समय मंच पर आया था, तो बस वो कविता लिखने का दौर चलता रहा। फिर पुलिस की सेवा में आ गया। जब पुलिस की सेवा में आया तो प्रारंभिक समय बहुत जो ट्रेनिंग का होता है और फिर उसके बाद जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, एक 23-24 साल के युवा को थाना प्रभारी के रूप में जवाबदारी मिल गई।
तो वो एक जुनून पुलिस की सेवा का उसमें था। बट कविता चलती रही अपने अपने उसमें, कभी मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे जाते हुए कविता दिमाग में आई तो लिख ली, जो चीज़ सामने आई उसके हिसाब से कविता लिखता रहा। तो मंच पर भी लोगों का आमंत्रण होता था, तो हमारे अधिकारियों की जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी होते थे उनसे अनुमति लेकर मैं जाया करता था, तो वो लोग भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे इस विषय को लेकर। तो मुझसे ये कहा गया, कई लोगों ने ये कहा कि आप पुस्तक क्यों नहीं निकालते, अपनी आपकी कविताओं का संग्रह होना चाहिए, क्योंकि मंच पर बोली हुई कविता तो मंच के साथ फिर हट जाती है। उन दिनों रिकॉर्डिंग भी इतनी नहीं होती थी। तो मेरी जो कुछ कविताएं इकट्ठी हो गई थी, लगभग 50 कविताएं थी उस समय, जो प्रतिनिधि कविताएं थी, तो उनके से मैंने समय समेटे साक्ष्य एक संग्रह पहला मेरा 2016 में आया वो। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतना विलंब क्यों? तो शब्द जो है, अक्षर जो है, जब कागज पर आता है तो वो अमिट हो जाता है, अमर हो जाता है। जब वो अमिट और अमर हो गया तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते, वो लोगों के बीच में चला गया, तो वो परिपक्व होना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से। सही बात है सर। तो पहली पुस्तक मेरी 2016 में आई। फिर एक मेरी पुस्तक जो सियालकोट की सरहद है। सियालकोट की सरहद एक बहुत ही मार्मिक घटना के ऊपर है। मैं दूरदर्शन पे ही देख रहा था कार्यक्रम आपके यहाँ, तो वो 1999 की बात है। तो जो 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें हुआ था कि सियालकोट का जो बॉर्डर है, शकरगढ़ जीतने के लिए जब हम जा रहे थे तो बॉर्डर के ऊपर बड़ी दिक्कत थी, और जो जवान थे उनके पास खाना समाप्त हो गया था। और वो लगातार 48 घंटे से लड़ रहे थे। तो उस गांव के आसपास की जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने खाना बनाया और वो वहां पर उनको सैनिकों को खिलाने के लिए पहुंची। ये जो मेजर थे उस समय के, उन्होंने आपके साथ शेयर किया था दूरदर्शन पे, मैं देख रहा था। तो उन्होंने उनसे कहा कि महिलाओं से कि ये आप यहाँ पर इस तरह से क्यों आ गई हो, यहाँ तो गोले बरस रहे हैं, यहाँ तोपें चल रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके लिए खाना लेकर आई हैं। तो उन्होंने उन महिलाओं को एक तरफ भगाने के लिए कि जल्दी ये यहाँ से चली जाएं, ये कह दिया नहीं, हमने तो कसम खा रखी है जब तक हम शकरगढ़ को जीत नहीं लेंगे तब तक हम अपनी बंदूकें जमीन पर नहीं रखेंगे। किसी ने ऐसा बोल दिया। एक महिला उसमें बोली ठीक है, आप अपनी कसम निभाओ, हम अपनी कसम निभाएंगे, आप बंदूकें जमीन पर मत रखना, हम अपने हाथ से कोर तोड़ के आपको खिलाएंगे। ये घटना मैंने उस पर सुनी, तो इस घटना ने मुझे बहुत स्ट्राइक किया कि हमारे देश के अंदर खाली सैनिक नहीं लड़ता है, उसके पीछे पूरा देश और पूरा समाज किस तरह खड़ा होता है। ये एक बड़ी बात है। तो उसमें से मैंने सियालकोट की सरहद, ये एक मेरा खंड काव्य है, वो लिखा। फिर उसके बाद मेरी एक तीसरी किताब जीवन में कुछ और है, जो पर्यावरण को लेकर, जो अन्य विषयों को लेकर, जो वृक्ष हम काटते। मेरी एक बहुत प्रसिद्ध कविता हुई, चंदन को मालूम है, बरगद का बलिदान जो है, कि 4 लेन के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो खूब पेड़ कट रहे हैं। आज जो हम विकास देख रहे हैं, लेकिन पेड़ किस तरह से कटे गए, वो क्यों नुकसान हुआ। भोपाल की स्मार्ट सिटी बनाने के समय में जो पेड़ कटे, तो वो पेड़ अपने आप को क्या कह रहे हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, वो आपको जीवन में कुछ और बहुत है उसमें मिलेगी। फिर मेरी अगली चौथी किताब आई, जो मैंने विश्व स्तर पर जो भ्रमण किया, जो जिन जिन देशों में गया, तो उनका जो यात्रा संस्मरण है, वो समुद्रों के पार के रूप में मेरा यात्रा संस्मरण है। और फिर मैं कहानियाँ जो हैं वो लिखने का भी मेरा शौक रहा है। ये भी मैंने काफ़ी समय से लिखी। तो 15 कहानियों का मेरा संग्रह पानी की परत है। समाज के अंदर कई विद्रूपताएं हैं, कई अच्छी चीज़ें हैं, उनको लेके उसमें एक कहानी मेरी गुबरी कहानी जो है उस संग्रह में, जो हंस में भी प्रकाशित हुई, और उसके बाद से लोगों ने मुझे काफ़ी उसमें अप्रिशिएट किया, वो कहानी भी उसमें। तो इस तरह से ये 5 पुस्तकें मेरी अभी तक आ चुकी हैं। और मैं कभी कुछ 2 उपन्यास जो हैं वो मेरे उसमें है। एक तो लगभग 80% पूरा हो चुका है, और उसके बाद फिर और उसमें लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये एक लेखन अपने लगातार समय की गति के साथ चलता जाता है। बिल्कुल। अगर चंदन जी आपके पास आऊँ और आपके बारे में जानूं कि आपने जो ये पुस्तक लिखी है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है कि जब अपन शुरुआत करते हैं कहीं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो हमें भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं होता। वैसे ही मैंने जब साहित्य के क्षेत्र में जब कवि गोष्ठियों में जब जाना शुरू किया था, तो होता कहते हैं ना कि जैसा आप जैसे माहौल में जाएंगे, जैसे लोगों के बीच में उठना बैठना रहेगा, जैसे आदरणीय मदन मोहन समर सर बैठे हैं, अगर इनके साथ हम अगर 5 मिनट अगर गुजारते हैं तो एक कविता बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम जैसे व्यक्ति के बीच में बैठते हैं
तो हमारा लक्ष्य भी बनता है। तो मैं काव्य गोष्ठियों में जाता था तो पता चला कि किताबें भी लिखी जाती हैं। मुझे पता था कि कविताएं, हम एक कविता लिख के लेके चले गए, सुना दिए, लेकिन बोले कि मेरी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, विमोचन है, तो मेरे को दिमाग में क्यों मैं भी पुस्तक लिख सकता हूँ। तो मैंने अपना धीरे धीरे करके बहुत सारी अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये पुस्तक तो है लेकिन ये गीत का ही पुस्तक है। अच्छा। मैंने गीत को क्यों चुना ये भी मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि समय हमारे पास बहुत कम रहता है, हर व्यक्ति के पास बहुत समय की कमी है। तो मैं चूँकि अपने साथी जो कवि हैं जो आगे बढ़ चुके हैं उनके सानिध्य में मैं गया, जैसे धर्मेंद्र सिंह सोलंकी भैया हमारे साथ ही काम करते हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, लेकिन उन्होंने बताया कि तुम ये सब जो भटक रहे हो, व्यंग लिख रहे हो या फिर ये लिख रहे हो, तुम एक अपना लक्ष्य जो है केंद्रित करो कि क्या तुम्हें करना है। क्योंकि मैं उस समय क्या करता, कभी 2-2 पंक्ति सुनाऊं, कभी 4 पंक्ति, कभी व्यंग, कभी कुछ भटक रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गीत लिखो, तुम्हारे छंद का जो है ज्ञान थोड़ा बहुत है, उसमें आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ, मैं छंद के लिए जो है आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, तो उनके पास गया तो उन्होंने मात्राओं के बारे में ज्ञान दिया और बोला कि गीत ऐसे लिखा जाता है, ये विधाएं हैं उसकी, उसके बारे में गहनता से अध्ययन किया। तो धीरे धीरे करके मेरे 100-150 गीत मैं लिखता गया, दिन रात धुन एक सवार हो गई कि नहीं मेरे को लिखना है। और लिखने का मतलब मैं ज़बरदस्ती नहीं लिखता कभी भी। मैं कभी कोई घटना हो गई घर में हुआ, बाहर या फिर कहीं भी, तो एक गीत उस समय बन जाता था। मतलब आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय एक धुन था, गीत कहीं से भी गीत निकाल लेता था। तो ऐसे करके 100-150 गीत हो गए। तो मैंने ये 55 गीतों का एक संग्रह जो है मैंने सोचा निकालूं। तो अब सोचा कि निकालूं तो मैंने क्या पता किया कि कैसे क्या करते हैं इसके लिए। तो मैंने पांडुलिपि तैयार किया और साहित्य अकादमी में मैंने दिया सर। तो ये जो इसकी पांडुलिपि जो है साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग से पुरस्कृत है। क्या बात है। तो शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हो गई है। मैं ये मानता हूँ, ये अगली पुस्तक की भी तैयारी मैं कर रहा हूँ। सर मैं चाहूंगी कि ये किताब एक बार आप हमारे जितने तमाम दर्शक है उन्हें दिखाएं, ये देखिए, और उन्हें पता चले कि आपने जो इतनी अच्छी किताब लिखी है वो क्या है। गीत के गंतव्य में किताब का नाम है। इसमें 55 गीत हैं और मैंने जो भी लिखे, अगर मैं कोई भी पन्ना पलट लूँ तो मैंने जैसे जो आया मैंने वो सामने आ गया। इसमें मेरा गीत है भाई प्रमाणित हो गया। ठीक है। तो मैंने लिखा है, सोचता था मैं लिखूंगा एक गाथा राम पर, हाँ। जब लखन का त्याग देखा और विचलित हो गया। क्या बात है। एक होती है तपस्या, एक होता त्याग है, पर यहाँ पर नेह परिभाषित अलंकृत हो गया। ये गीत के मुखड़े हैं। मतलब ज्यादा समय लग जाएगा। अगर प्रकृति की बात करें तो पेड़ पौधे भी दुहाई दे रहे हैं। सर आपको अच्छा लगेगा। पेड़ पौधे भी दुहाई दे रहे हैं, चीख करके वो सफाई दे रहे हैं, किंतु हम हैं काटते उनको हमेशा, वो निरंतर ही दवाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो है हमारे मतलब हर तरह के गीत है, हर तरह के छंद है इसमें। कुछ देखा जाए तो ये पूरा एक समावेश है। हाँ, आपने अपना पूरा जितनी भी आपकी चीजें हैं, जो भी चीजें आप नोटिस आपके आसपास करते हैं और आपने उन चीजों को लेकर मैंने यहाँ उसको पीछे से लिखा है। अलग अलग लिखा। प्यार नहीं लिखते, कुछ अलग टाइप का आपको कि बातें तो लिखते हो उसका सार नहीं लिखते, सब लिखते हो बस अपना सा प्यार नहीं लिखते। क्या बात है। सूरज चंदा आसमान का तारा लिखते हो, सुंदर वन में नाव नदी की धारा लिखते हो, केवल मेरी कश्ती का पतवार नहीं लिखते। क्या बात है। सब लिखते हो बस अपना सा प्यार नहीं लिखते। तो हर मतलब धीरे धीरे करके ये मतलब मैंने इसको जो है इस गीत संग्रह को जो है बोलते हैं कि काफ़ी समय में तैयार किया है। और अगला पुस्तक जो जैसे सर ने अभी बताया कि जब तक परिपक्व न हो जाए कोई भी साहित्य तो उसको प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मैं इसको लेके जाऊंगा। हाँ। और अगला जो है पुस्तक जो है परिपक्व जब हो जाएगा तभी लेके आऊंगा। क्या बात है। बिल्कुल। और हम लोग उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो किताब आए। अगर मदन मोहन सर आपसे बात करूं और अगर मैं लिखने के ऊपर बात करूं तो जैसे सर का ही एक एग्जाम्पल है कि इसकी कोई उम्र नहीं है कि आप बचपन से ही लिखना पढ़ना जानते हैं तो ही आप अच्छा लिख पाएंगे। ये एक हॉबी भी हो सकती है और शायद आप किसी भी उम्र में लिख सकते हैं। तो सिर्फ हमारे तमाम जो दर्शक हैं, शायद जो वरिष्ठ नागरिक भी हैं और उन्हें लिखने का शौक है और शायद उन्होंने कभी लिखा नहीं है लेकिन अंदर उनके अंदर ये कला छुपी हुई है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से लिखना शुरू करें? और कोई इसका उम्र का दायरा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं इसे। देखिए, कला कोई भी हो,
वो चाहे जागृत अवस्था में हो चाहे सुप्त अवस्था में हो, हर व्यक्ति के अंदर है, प्रकृति के अंदर है। अगर हम कहें तो पत्थर के अंदर भी कला है, अगर उसको संवारा जाता है तो वो मूर्ति बन जाता है। हाँ। तो इसके लिए उम्र नहीं है। ये बात अलग है कि किसी की पहले जागृत हो गई, किसी की बाद में जागृत हो गई। अब आप अगर उदाहरण के रूप में देखिए तो कब कौन सी विधा जागृत हो। वीरस के हमारे सर्वोच्च कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनके समर शेषे के नाम से मैंने अपने साथ समर जोड़ा, मेरे आदर्श भी रहे। उन्होंने अपने चौथे पहर में जाकर उर्वशी लिखा, जो श्रृंगार की सबसे बड़ी रचना उनकी बन गई। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई आप बचपन से लिख रहे हैं या अब आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जब ये जागृत हो तो उसको जागृत होने दीजिए, उसको अपने आप उसका विस्तार अपने अंदर होने दीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, सर ये मेरी कविता देखिए कैसी लिखी है, जबकि जब हम उनसे कविता के व्याकरण के बारे में या कविता के विधान के बारे में या उसके शब्द के बारे में जानते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता। बेहतर ये है कि अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं, आप हिंदी में लिखें, आप अंग्रेजी में लिखें, आप तमिल में लिखें, आप उर्दू में लिखें, आप गज़ल लिखें, आप गीत लिखें, जो भी लिखें, लेकिन उसका जो विधान है, जो उसका मात्रा ज्ञान है, जो उसका वर्ण ज्ञान है, जो उसके स्वरूप हैं, उनके व्याकरण का आप जरूर अध्ययन करें। जब आप व्याकरण का अध्ययन करेंगे तब ही आप उसको अच्छे से लिख सकेंगे। जैसे अभी मुक्त कविता आती है, मुक्त कविता में महत्वपूर्ण यह है कि आपका भाव क्या आ रहा है, उसका पंच भाव क्या आ रहा है। तो आप कविता लिख रहे हैं तो उसके अंदर पूरी भाव भंगिमा क्या है कविता की, कविता क्या कहना चाह रही है, किस तरह से कहना चाह रही है, वो पूरी चीज उसके अंदर एक चित्र की भांति उतर जाए। जब श्रोता उसको पढ़े तो वो उसको ये समझ सके कि हाँ कुछ लिखा गया है या कुछ महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है। तो यही है, उसमें कोई उम्र नहीं होती। मैं इसमें आपको एक बंध देता हूं। जीवन है आधारित तेरा दो बातों पर प्यारे मित्र, एक हाथ की ताकत तेरी, एक हथेली रेखा चित्र। हाथ की ताकत तेरे हाथों, सुप्त रखे या करे प्रचंड। क्या बात है। हाथ की ताकत हाँ, तेरे हाथों, सुप्त रखे या करे प्रचंड, और हथेली छोड़ राम पर जो रचना है रचे विचित्र। क्या बात है। तो आप कर्म कीजिए, आपके हथेली की ताकत है, आपकी मुट्ठियों की ताकत है, बाकी उसका परिणाम जो है वो आपकी जो रेखाएं हैं वो राम ने रच रखी हैं, उसके ऊपर छोड़ दो, जो होगा वो होगा। मतलब सिर्फ कर्म करते जाओ, ये मत सोचो कि आगे क्या मिलने वाला है, बस करते जाओ। बिल्कुल। और चलिए अब क्यों ना अपने दर्शकों को हम जो है हमारे मध्य प्रदेश का जो धरोहर से पूरा विरासत जो पचमढ़ी है उसकी सैर कराते हैं। तो चलिए पचमढ़ी की सैर करते हैं अब। तो ये है मध्य प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी, जिसकी सैर करने का मज़ा बहुत ही अलग है। और अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अभी पचमढ़ी जाकर सैर कर सकते हैं। और वापस स्टूडियो की तरफ चलते हैं। हमारे जो अतिथिगण हमारे साथ मौजूद है, इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गीतकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। चूँकि सर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आप पुलिस आयुक्त भी रहे हैं, आपने मध्य प्रदेश में विभिन्न जगहों पर पोस्टिंग की है, मध्य प्रदेश के कल्चर को बेहतरीन तरीके से समझा है, और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कला के समावेश की। तो अगर हम ट्राइबल एरिया की बात की जाए तो वहाँ की संस्कृति किस तरह से अपने आप को संजाए हुए है अपने अंदर? मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जैसे धार ज़िले के अंदर मेरी काफ़ी पोस्टिंग रही, मैं 7-8 साल करीब रहा, और वहाँ जो ट्राइबल एरिया है तो बिल्कुल डेंस ट्राइबल, जैसे गंधवानी करके एक जगह है वहाँ धार जिले के अंदर, तो जहाँ आदिवासी लगभग 90% आबादी आदिवासियों की है। तो मैं वहाँ भी रहा, और वहाँ मेरा मन ये था कि मैं देखूं कि लोग ट्राइबल्स के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में, आदिवासियों के जीवन के बारे में जो बात करते हैं तो वहाँ कैसे हो सकता है। तो मैं उस कार्यकाल के दौरान मैं वहाँ के जो बहुत ही, जिसे हम
कहा जाए कि बड़े खतरनाक गांव बोला करते थे। एक जामदा, भूतिया, रेहड़दा, बेहड़दा, ऐसे गांव के जहां 15-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उस जमाने में सड़क भी नहीं होती थी, 95-96 के करीब। तो वहां जाकर 2-2, 3-3 दिन उनके बीच में रुकना, उसको समझना, उनके जीवन को समझना, वहां बेटियों को किस तरह से रखा जाता है, बेटियों के जन्म पर क्या होता है, फिर वहां का एक जो भगोरिया कल्चर है, भगोरिया नृत्य है, कला के रूप में अगर हम देखें तो उसका बेस क्या है, उसका उत्साह और उल्लास क्या है। अभी शुरू होने वाला भगोरिया, हालांकि अलीराजपुर का भगोरिया बहुत बड़ा होता है, किंतु जो छोटे छोटे गांवों में हाट बाजार लगते हैं और उनमें जो सप्ताह भर अगर वो भगोरिया लगता है, तो आप लोगों को अगर उसका आनंद लेना है तो निश्चित रूप से ये अभी होली के एक सप्ताह पहले से वो शुरू होता है, तो आप जाइए। गल मेला वहां का किस तरह से उन्मुक्त होकर, किस तरह से प्रसन्नता के साथ घर में केवल जिनके चूल्हा जलाने के लिए अन्न उपलब्ध हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका जीवन कितना खुला हुआ, कितना प्रसन्न, कितना अलौकिक होता है, ये अगर आपको देखना है तो ये भगोरिया नृत्य जो अभी आने वाला है, इसके अंदर बड़े भगोरी होंगे, वहां तो आप ठीक है जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे देहातों में, गांवों में जो भगोरिया होता है, आप उसका आनंद लीजिए। इसी तरह अगर आप इधर आते हैं बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में मैं जैसे सागर जिले में भी मैं रहा, जैसी नगर जैसे बहुत छोटी सी जगह पर भी मैं वहाँ रहा, तो वहाँ का अपना एक कल्चर है, लोगों के अंदर कितनी मिठास है, कितना वो आपसे मिलते जुलते हैं, कितना आपके लिए उनके मन में प्रेम होता है। वहाँ का राई नृत्य आप अगर देखेंगे, बुंदेली नृत्य देखेंगे, बुंदेली गीत देखेंगे, तो वो आप एक कला को उसको समझेंगे। मालवा निमाड़ में मैं रहा, शाजापुर में रहा, खंडवा में रहा, तो वहाँ का गणगौर महोत्सव, वहाँ जो जतरा लगती हैं, वहाँ जो कला होती है, तो आप हर जगह चाहे आप कहीं भी हों, तो जो व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके दिन भर शाम को चूल्हा जलाने की जिसको फिक्र है, लेकिन वो कितना उन्मुक्त होके, कितना मस्त होके जीवन जीता है, ये अगर आपको देखना है तो भारत के मध्य प्रदेश के उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आपको जीवन आपके करीब खड़ा हुआ मिलेगा। जीवन क्या है वो आपको मिलेगा। हम रेगलाइनर सीट पे बैठकर 500 रुपए के पॉपकॉर्न चबाते हुए पैर लंबे करके गरीबी को पर्दे पर देखकर वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन असली जीवन देखना है, असली गरीबी देखनी है, असली पॉपकॉर्न देखना है कि वो कैसे आषाढ़ के महीने में हल चला के पैदा किया जाता है। तो जरा उतरिए अपने शहर से 25 किलोमीटर नीचे और फिर उन गांवों में जाइए, देखिए आपको जीवन का आनंद मिलेगा। बिल्कुल, और वहाँ आपको उनकी संस्कृति भी देखने को मिलेगी, संस्कृति मिलेगी, आपको उनका आनंद मिलेगा, आपको कल्चर मिलेगा, आप उसको समझिए। बिल्कुल। अगर चंदन जी आपके पास हो, और अगर आपकी बात करो तो मध्य प्रदेश लेखक संघ से नवोदित गीतकार आप जो है सम्मानित हुए हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कैसे ये सम्मान आपको मिला और क्या वो फीलिंग थी जब आपको ये सम्मान मिला था। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ये है कि कोई भी कार्य करते हैं अपन, अगर प्रोत्साहन मिलता है तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो प्रोत्साहन हमारे लिए क्या है, एक तरह से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो उसी तारतम्य में ये मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा जो है नवोदित गीतकार सम्मान मिला है, निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और चूंकि मैं सम्मान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ समाज को दे पाऊँ अपने लेखन के माध्यम से, तो यही है। और मैं चाहता हूँ कुछ पंक्तियाँ भी मैं आप लोग को, सर ने भी गाँव की बात कर रहे थे सर, तो चूँकि मेरा हमेशा यही एक लक्ष्य रहता है, और मैं जो नए लोग लिख रहे हैं, जैसे कि जो नए नवोदित लोग लिख रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि आप कुछ भी लिखे उसमें एक संदेश छुपा होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आपने जो है, चलिए ठीक है, आपने छंद का ज्ञान हो गया, मात्रा भार का ज्ञान हो गया, और आप तुकांत मिला करके अब कविताएं कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप संदेश उसमें आना चाहिए। तो जैसे गाँव की बात कर रहे हैं, कभी नहीं तुम भूलना, कभी नहीं तुम भूलना गाँव खेत परिवार, क्या बात है, कभी नहीं तुम भूलना गांव खेत परिवार, इनके होने मात्र से पतझड़ लगे बहार। तो इसमें मैं चाहता हूँ संदेश, तो कुछ पंक्तियां और आपके समक्ष रखता हूँ। बिल्कुल। कि मधुर संबंध से ही प्रेम का विस्तार होता है,
अगर हो आस्था अनुराग का संचार होता है, अगर हो आस्था अनुराग का संचार होता है। सफर में पीरदायक लोग लाखों लाख मिलते हैं, सफर में पीरदायक लोग लाखों लाख मिलते हैं। निवारण हर दुखों का आपका परिवार होता भाई है, वाह। निवारण हर दुखों का आपका परिवार होता है। और बहुत ही जरूरी और आवश्यक ये 4 पंक्तियां मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप सभी सुनिए और सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, सुने आप लोग। कि जिनके छाँव में फूले फले हरगिज न मुरझाएं, कि जिनके छाँव में फूले फले हरगिज न मुरझाएं। उठाकर जिंदगी भर बोझ ना बोझिल कहे जाएं, उठाकर जिंदगी भर बोझ ना बोझिल कहे जाएं। अददिक स्वप्न भी खुद के लिए देखा नहीं करते, अददिक स्वप्न भी खुद के लिए देखा नहीं करते। कभी माता पिता के भाग में आंसू नहीं आए, क्या बात है। बहुत बढ़िया। कभी माता पिता के भाग में आंसू नहीं आए। बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है। अगर मदन मोहन सर आपसे भी कहूँ कि आप भी अपनी कुछ पंक्तियाँ हमें सुनाएं। जी देखिए, मैं पहले 4 पंक्तियों में आपको लेखनी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आपका कार्यक्रम आज कला और लेखन के ऊपर केंद्रित है, खजुराहो के ऊपर केंद्रित है। तो लेखनी क्या है? संवेदना की सहेली लेखनी, चेतना के संग खेली लेखनी, आवेग की संवेग की है सखी, रस विहीनों की पहेली लेखनी। वाह, क्या बात है। और लेखनी तो लेखकों का कोश है। प्यार है, मुस्कान है, आक्रोश है हृदय के मंदिरों की साधना, लेखनी को नग्न करना दोष है। तो लेखनी को सुरक्षित रखें। और मैं एक कविता आपको बीच में सुनाता हूँ, जैसा कि आपका आदेश है। बिल्कुल सर। और जो मेरे इस समय दर्शक देख रहे हैं उन तक ये बात पहुँचेगी। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। वो निर्बल टूटी पतवारें हैं जो तट पर डूबे, तुम धारा को चीर चीर कर बढ़ना सीखो। वाह, बहुत बढ़िया। तुमको चट्टाने क्या रोकेंगी, तुम झरने निर्बाध गति के। जीवन पथ पर मिल जाते हैं ठोर ठिकाने लाभ क्षति के। इन्हें देखकर नहीं चहकना, नहीं बहकना, मत खो जाना। आह्लादों या अवसादों में कहीं ठहर कर मत सो जाना। रुकना तो उनको आता है जो थक जाते हैं, तुम काल चक्र सा चलना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। इसका अगला बंद देखिएगा। कि वे कृति विकृति होती है जो मगन हुए बिन गढ़ी गई। वह कृति विकृति होती है जो मगन हुए बिन गढ़ी गई, है हार उसी लड़ाई में जो आधे मन से लड़ी गई। वाह, वाह। बिन कलश धरे जो लौट गया, अपना काम पूरे किए बिना, बिन कलश धरे जो लौट गया, उसका निर्माण अधूरा है पूज्य युगों तक नींव वही जिसके सिर धरा कंगूरा है। क्या बात। वो माटी के माधो हैं जो ढलते हैं दूजे के सांचों में, तुम अपने को खुद गढ़ना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। क्या बात। और इसका ये बंद देखिएगा। हाँ। वो ताप बिंदु का लोहे को जिसने कर दिया तरल ना हो। लोहे को पिघला के पानी कर दे, आपके अंदर इतना ताप हो। हाँ। वो ताप बिंदु क्या लोहे को जिसने कर दिया तरल ना हो। विषधर को धार सका वो क्या, खुद जिसके कंठ गरल ना हो। वाह। जिसने पगधार धरा अपने, ध्वज को स्थिर अक्षुण्ण किया, उसने ही सूर्य चंद्रमा की तेजस किरणों का पुण्य किया। खो गया अंधेरों में वो ही जिसको तपने से परहेज रहा, तुम तेज पुंज सा जलना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। और इसका अंतिम बंद बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके आजू बाजू से लिया गया है। और देखिएगा, समझिएगा कि बरसाती नाले
बरसाती नाले वर्षा के दम पर तट की मर्यादा को तोड़ा करते हैं। बरसाती नाले वर्षा के दम पर तट की मर्यादा को तोड़ा करते हैं, फिर छोटी छोटी व्यवधानों से डर अपने पथ मोड़ा करते हैं। जिनको पाने की चाहत हो वो तूफानों में बढ़ जाते हैं, भयभीत हुए जो भंवर देख तट पर रुककर सड़ जाते हैं। बहुत ही वो खूबसूरत। लहरें भी क्या सिमटे जाकर बंधानों में, तुम सागर के सीने पर उत्पात मचाना सीखो, होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना। बहुत खूब सर, ये बहुत ही खूबसूरत लाइंस थी और मतलब इनको सुन के ना गूज बम्स मुझे आ गए। आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया, जिस तरह से आपने लिखा, और एक एक शब्द इसका जो आपने लिखा है वो बहुत ही डीप है। और अगर इसको तमाम जो दर्शक भी अगर समझेंगे, सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि डट के लड़ना है, हारना नहीं और पीछे नहीं जाना है। बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया है, क्योंकि सर आप इतना अच्छा लिखते हैं और जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो स्पेशली युवा पीढ़ी है जो इस फील्ड में आगे जाना चाहती है, उनके लिए आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जो लैंग्वेज को हम देख रहे हैं, लिखने के लिए लिखना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे आपने शुरुआत में बताया कि व्याकरण, लिटरेचर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बट आजकल जिस तरह की हम जनरेशन देख रहे हैं और स्लैंग का यूज़ किया जा रहा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का बाइलिंगुअल होते जा रहा है, तो इस लैंग्वेजेस से क्या बैरियर बन सकता है? क्या हमारी लेखनी में कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, जिस तरह का कल्चर जो अब फॉलो कर रहे हैं हम लोग? देखिए, लेखन में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज नेहा जी ये है कि भाषा अवरोध नहीं बनती। ओके। भाषा संवाद का एक साधन है। अब अगर हम हिंदी, मैं पंजाबी भाषी हूं जैसे आपको मालूम है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हाँ। हिंदी सर्वग्राही भाषा है। ये भाषा कोई ऐसा नहीं है कि कोई दाकिउनूसी भाषाओं के नहीं, इसमें इसका उपयोग नहीं है। हाँ। अब अगर आपको स्कूल है तो विद्यालय बोलने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि स्कूल को उसने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर लिया। हाँ। हॉस्पिटल उसने अडॉप्ट कर लिया, उसको आपको रुग्णालय बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे जो शब्द तरलता के साथ साहित्य के अंदर आते हैं, वो उनको आने दीजिए, उसको लोक भाषा के रूप में आप प्रयोग कीजिए। लेकिन जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि हिंदी को, हम हिंदी भाषी लोग ही, हिंदी भाषा के क्षेत्र के लोग जो हैं, वो उसको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आपके बच्चों को आप अपनी भाषा से अलग कर रहे हैं। अभी आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, किसी पे, किसी अच्छी पुस्तकों की दुकान पे चले जाइए, तो उसको आप वहां पर देखेंगे कि अंग्रेजी तो भरपूर मात्रा में मिलेगी, हिंदी की पुस्तकें नहीं मिलेंगी, हिंदी का पाठक नहीं मिलेगा। फिर वो बोलता कि साहब हिंदी में बड़ा कठिन लोग लिखते हैं। हिंदी कठिन नहीं है। अगर आप हिंदी की जो भाषा की जो प्रकृति है उसको समझेंगे, तो कठिन से कठिन शब्द भी आपको आसान लगेगा। जैसे मेरी एक कविता है, राष्ट्र की आराधना, उसके अगर शब्द देखे जाएं तो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं कुछ, लेकिन जब वो मंच के ऊपर मैं पढ़ता हूं उसको, जो मेरे दर्शक इसमें बहुत से ऐसे होंगे कि जिन्होंने उसको सुना होगा, तो उसमें कहीं भी ये व्यवधान नहीं आता। तो नई पीढ़ी के लोग जो लिखना चाहते हैं वो भाषा को सामान्य रखें, हिंदी को सामान्य रखें, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो तोड़ मरोड़ के शब्दों को उसके अंदर डालने की कोशिश करें। अब आप अगर डालने की कोशिश करेंगे तो वो फिर वो जैसे जो कहा जाएगा बर्गर पिज्जा बन जाएगा, बिल्कुल, वो फास्ट फूड बन जाएगा। तो वो दाल बाटी का स्वाद उसके अंदर नहीं आएगा। माँ की रोटी के हाथ का जो स्वाद एक कविता के अंदर होता है, जो लेखन के अंदर होता है, वो उसके अंदर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी चीज, आप किसी भी भाषा में लिखें, उस भाषा को समझें, उस भाषा की प्रकृति को समझें, उसके व्याकरण को समझें। मंच और लेखन दोनों अलग चीज है। ठीक है। आप एक बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मंच पे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। आप मंच के बहुत अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका लेखन जो है वो साहित्य में अपना स्थान बना पाए। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के आप क्या चुनना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ें और निरंतर प्रयास करें। दोनों चीज़ें हैं। आप अगर दोनों में आते हैं, जैसे मैं सोचता था कि मंच पे जाऊंगा तो साहित्य क्या होगा, साहित्य में जाऊंगा तो मंच क्या होगा, लेकिन माँ सरस्वती ने वरदान दिया कि मैंने दोनों चीज़ों को समान रूप से रखा। मंच पर भी साहित्य को रखा
और साहित्य में भी मंच को रखा, बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो बिल्कुल नए लोग जो भी लिखना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र के अंदर आना चाहते हैं, जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, वो सतत मेहनत करें, अध्ययन करें और पढ़ें। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितने अच्छे आप पाठक होंगे, उतने ही अच्छे आप लेखक हो सकते हैं। आप अगर सोचेंगे बिना पढ़े आप लेखक बन जाएंगे तो ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। possible बिल्कुल, क्योंकि सर हम समय सीमा में बंधे हुए और अब हमारा विदा लेने का वक्त हो गया है, क्योंकि बात करते करते समय का पता ही नहीं चला और अभी भी शायद अगर हम बात करेंगे तो 1-2 घंटे ऐसे बीत जाएंगे, समय पता नहीं चलेगा। इतने अच्छी आप लोग के पास जानकारी, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी बातें, जानकारी आपने मुझसे और हमारे दर्शकों से शेयर की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मैंने यहाँ लेती हूँ विदा, फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार।